हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण पढ़ने वाले हैं। गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं। देखो, गोलीय दर्पण इस प्रकार के दर्पण होते हैं, ऐसे मिरर होते हैं जो कैसे हो, गोलीय हो, स्फेरिकल हो। एक स्फेरिकल का अगर पार्ट हो तो वो हम उसे गोलीय दर्पण से निरूपित करते हैं। या आप इसे सीधे से समझें कि गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर वो होंगे जिनका पृष्ठ में कोई कर्व हो, जिसका जो सरफेस है उसमें किसी तरह का कोई घुमाव हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिनकी जो पृष्ठ है वो कैसी हो, वक्र हो। जिनका जो स्फेरिक जो पृष्ठ है उनका कोई सा भी पृष्ठ अगर थोड़ा सा भी कर्व वाला है, वक्र यानी कर्व, अगर किसी भी तरह का कर्व अगर उसमें है तो वो गोलीय दर्पण होगा। कैसा होगा? गोलीय दर्पण। हम ऐसे कह सकते हैं गोलीय दर्पण जो है किसी गोले का कोई सा पार्ट है। अगर इस गोले का मान लो ये इतना हिस्सा, ये जो है अगर हम इस तरह का हिस्सा यूज करें दर्पण के रूप में, इसका कोई सा भी भाग जो है इसका परावर्तक पृष्ठ हो सकता है, तो ऐसे दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिनका पृष्ठ कैसा हो, वक्र हो, जिनकी कोई सरफेस में कर्व हो, किसी तरह का कोई कर्व हो, वो दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, तो हम अगर परिभाषा के रूप में कहें तो गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? परावर्तक, जहां से प्रकाश की किरणें मुड़ने वाली है, वो परावर्तक पृष्ठ, जिनका परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो। कैसा हो? वक्रित हो, या वक्र वाला हो, कर्व्ड हो, वक्रित हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। बहुत आसान है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, वो सरफेस जहां से प्रकाश की किरणें मुड़ने वाली है, वो सरफेस अगर वक्रित हो, कर्व्ड हो, उसमें किसी तरह का कर्व हो, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में समतल दर्पण पढ़ा था। समतल एकदम सीधा होगा, फ्लैट होगा, उसमें किसी तरह का कोई कर्व नहीं होगा। ठीक है, तो और जो कर्व है तब उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। अब उसमें ये जो कर्व जो है, उस कर्व में परावर्तक पृष्ठ कौन सी है, भीतर की है या बाहर की है, उस आधार पर गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अगर हम गोलीय दर्पण के प्रकारों की बात करें तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। और किस आधार पर ये वर्गीकरण किया है, किस आधार पर ये बांटे हैं, तो उनके परावर्तक पृष्ठ के आधार पे, उनकी परावर्तक पृष्ठ कैसी है, कहाँ है, वो भीतर है या बाहर है, बस इस आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल कॉनकेव, या इसे अभिसारी भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण। ठीक है, दूसरा जो है वो है उत्तल, या इसे कहते हैं कॉन्वेक्स या अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो उसकी परावर्तक पृष्ठ भीतर है या बाहर, उस आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। अवतल को अभिसारी कहते हैं, उत्तल को अपसारी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो, अवतल दर्पण इस तरह के दर्पण होते हैं, जैसे ये जो गोलीय दर्पण का एक हिस्सा अगर हम कट लें, इसका एक मान लो इस तरह हमने ले लिया। ठीक है, एक चाप ले लिया हमने इस वृत्त का, ऐसे मानो, ये इस तरह का एक वक्रित पृष्ठ वाला दर्पण है। अगर इस दर्पण का बाहरी भाग जो आपको ये बाहर से नज़र आ रहा है, अगर इस बाहरी भाग पर मेटल का लेप कर दें, और उस लेप को हम कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं समझाने के लिए केवल,
ये जो लेप किया गया है किसी धातु का है, ज़्यादातर ये जो है वो एल्यूमिनियम का लेप किया जाता है। किसका? एल्यूमिनियम का। कई बार इसकी जगह जो है वो चांदी का लेप भी होता है, ठीक है, और उस पर कलर कर दिया जाता है। तो अब यहाँ ये जो धातु वाली सतह है ये तो चमकीली रही नहीं, ये परावर्तन नहीं करेगी। ये वाली जो पृष्ठ है ये इसकी चमकीली पृष्ठ होती है, और चमकीली पृष्ठ जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगी उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। तो यदि परावर्तक पृष्ठ भीतर की ओर है, ठीक है, जब इसमें घुमाव है और उस घुमाव के अंदर वाली सतह अगर परावर्तक पृष्ठ होती है, देखो भीतर वाली है ना, अंदर घुमाव वाली है, तब उस तरह के जो दर्पण है उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल, तल के भीतर की। इसका तल अगर आप ऐसे समझो तो ये एक सीधा तल है। तल हमेशा सीधे की बात करते हैं। अगर तल से अंदर है, तल से अंदर है तो अवतल, तल से अंदर की ओर है तो अवतल। तो अंदर की ओर अगर परावर्तक पृष्ठ है तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पणों की खास बात यह है कि ये जो प्रकाश की किरणें आएंगी उन प्रकाश की किरणों को भीतर की ओर मोड़ देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं अंदर की ओर। क्या कर देते हैं? इकट्ठा करते हैं, अंदर की ओर इकट्ठा करते हैं, अंदर की ओर मोड़ते हैं। आप सीधा सा देख सकते हो, परावर्तन के नियमों के हिसाब से ये अगर टकराएगी तो इधर ही आएगी, ये अगर टकराएगी तो इधर जाएगी। तो किरणों को इन्होंने एक जगह इकट्ठा किया। अभी हम इसकी परिभाषाओं में और देखेंगे, फोकस, वक्रता, केंद्र वगैरह सब क्या है। फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि प्रकाश की किरणें आएंगी तो इससे टकराकर वो सब क्या होंगी? एकत्रित होंगी, इसके आगे इकट्ठी हो जाएगी। और चूंकि ये इकट्ठा कर रहा है इसीलिए इसे कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं? अभिसारी। कन्वर्ज, जो एक जगह इकट्ठा करता है उसे कहते हैं कन्वर्ज, और ये कन्वर्ज करने का काम करता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। ये हुआ अवतल दर्पण, ठीक है। दूसरा जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। अब इसी तरीके से बनाता हूँ एग्जैक्ट। यदि इसी तरह हमने क्या लिया, एक कर्व लिया, उस कर्व का यदि भीतर वाला भाग, इसका भीतर वाले भाग में लगा दे धातु का लेप। अभी हमने बाहर वाले भाग पे लगाया था, अभी हमने कहाँ लगा दिया? भीतर वाले भाग में लगा दिया धातु का लेप। तो अब चमकीली पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ कहाँ रही? बाहर की ओर, यहाँ रह गई। तो अगर परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, जैसे मैं अपने हाथ से समझाता हूँ, अगर इस तरह घुमाव है, अगर अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ थी तब उसे अवतल, और अब यदि बाहर की ओर परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ से प्रकाश की किरणें मुड़े, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो ये वाला जो दर्पण है ये है उत्तल दर्पण, जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होगी, चमकीला भाग इसका बाहर वाला होगा, ठीक है। अब इसकी विशेषता ये है कि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। जैसे यहाँ से कोई प्रकाश की किरण से टकराई तो परावर्तन के नियमों से कुछ इस तरह मुड़ेगी, इसी तरह यहाँ से टकराई तो लगभग ऐसे ही, लेकिन यहाँ से है तो इस तरीके से। तो इसने क्या किया? प्रकाश की किरणों को दूर दूर बिखेर दिया, ठीक है। ये क्या करता है? अपसरण करता है, किरणों का फैलाव करता है, डाइवर्स करता है, रेज को ये फैला देता है, डाइवर्स करता है। इसीलिए इसे अपसारी या डाइवर्स कर रहा है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा? पहली बात, दर्पण, गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? वक्रित हो, कर्व्ड हो, ठीक है। दूसरी बात, हमने गोलीय दर्पण के प्रकार देखे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर परावर्तक पृष्ठ भीतर है तो अवतल, यदि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, अगर परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, अगर भीतर की ओर है तो अवतल, अगर बाहर की ओर है परावर्तक पृष्ठ तब उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ आने वाली परिभाषाएं जो आपको हर जगह दिमाग में रखनी है, कौन सा बिंदु क्या कहलाता है इसमें,
उसे मैं समझाने वाला हूँ यहाँ। ठीक है, तो अभी मैं इन दोनों को यहीं रखता हूँ और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने दो तरह के दर्पण पढ़े। एक दर्पण कुछ ऐसा था जिसका परावर्तक पृष्ठ भीतर था। ठीक है, इसके मध्य से होकर हम एक काल्पनिक रेखा गुजारते हैं और उस काल्पनिक रेखा को, इसको सीधे ही बनाते हैं, उस काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये जो काल्पनिक रेखा है, जो इस दर्पण के जो सेंटर पॉइंट है, जिसका केंद्रीय बिंदु है, उससे गुजरने वाली सीधी ये जो अक्ष है, एक तरह की एक्स अक्ष है। इस एक्स अक्ष को वास्तव में मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं? यहाँ मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक हमने दर्पण अभी माना। इस दर्पण का जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर से एक सीधी रेखा हमने खींची है एक्स एक्स में। कौन से एक्सिस में? एक्स एक्सिस में एक सीधी रेखा खींची है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। दूसरी बात, हम इस दर्पण को नाम दे देते हैं एम और एन। तो इसका ये जो पृष्ठ है, यहाँ एम से लेकर एम तक, एन तक जो इसका पृष्ठ है, इस पृष्ठ को इसका द्वारक कहते हैं। तो मैं यहाँ सब चीज़ें लिखूँगा सबको। यहाँ एम और एन जो है वो क्या है? इसका द्वारक कहलाता है। द्वारक कहलाता है, अपर्चर या द्वारक। ठीक है, अपर्चर या द्वारक ये कहलाता है। एक हमने मुख्य अक्ष देख लिया। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो आप जो हिस्सा देख रहे हो, ये इतना सा, ये वास्तव में कहीं न कहीं ये गोला था। अभी जस्ट मैंने ये कहा कि इसका कोई हिस्सा है, केवल एक छोटा सा हिस्सा। तो वास्तव में ये क्या होगा? हो ना हो ये कोई गोला है। क्या है? एक गोला है। और जब गोला है तो इसका एक मध्य बिंदु भी होगा। जैसे लगभग मान लो यहाँ एक इसका मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु से हम गोले पर जो ये रेखा खींचते हैं, एक तरह से वो उसकी त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। लेकिन यहाँ इस हिस्से के लिए यहाँ हम उसे त्रिज्या नहीं कहते। यहाँ उसका जो केंद्र बिंदु है उसे C से हम दर्शाते हैं, और इस केंद्र बिंदु को उसका वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ जो मैं C लिख रहा हूँ वो वास्तव में क्या है? देखा जाए तो ये जो दर्पण बना वो वास्तव में किसी गोले का एक छोटा सा हिस्सा है, और उस गोले का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे यहाँ हम C से दर्शाते हैं, और उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, ये चूंकि गोला है, ये उसका केंद्र वक्रता केंद्र हमने कहा, तो ये देखा जाए तो ये उसकी त्रिज्या है एक तरह की, यह भी त्रिज्या है। यहाँ से इस तरह आप कहीं खींचो, यहाँ से इसकी परिधि तक आप खींचोगे तो त्रिज्या होती है। सीधी सी बात है। यहाँ हम इससे लेकर उसके यहाँ केंद्र बिंदु तक, जो मान लो इसे हम ये अभी जैसा P से दर्शाते हैं, तो इसे P कह दिया। तो यहाँ C से लेकर जो P की दूरी है, C और P का जो ये डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये जो है इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो बीच का बिंदु इस गोले का वक्रता केंद्र कहलाता है, और वक्रता केंद्र से इस बिंदु तक, इस ये जो P है इसे वास्तव में ध्रुव कहते हैं। यहाँ जो P है उसे ध्रुव कहा जाता है। क्या कहते हैं? ध्रुव। ये इनकी परिभाषाएं आपके एग्जाम में सीधे सीधे 1 नंबर की आती है। तो ये जो दर्पण है, उस दर्पण का जो केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और वक्रता केंद्र से लेकर, ये जो वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र से लेकर और ध्रुव तक की ये जो दूरी है, ये जो नाप है, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखो होता क्या है, ये तो हमने एक काल्पनिक रूप से बनाया था आपको समझाने के लिए, लेकिन ये तो इसका हिस्सा होता है एक छोटा सा, और वो हिस्सा ये है M और N, जिसे क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं?
द्वारक कहते हैं। अब ये जो दर्पण होते हैं, उन दर्पणों की विशेषता ये होती है कि ये क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को मोड़ते हैं। जैसे ये एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती है, अनंत से बहुत दूर से चली आ रही है, वो मुड़कर एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है। उनकी एक विशेषता होती है, अनंत से जितनी भी प्रकाश की किरणें आई वो मुड़कर एक निश्चित बिंदु से गुजरती है। इसी तरह मान लो इधर भी कोई प्रकाश की किरण आई, मुड़कर वो एक बिल्कुल निश्चित बिंदु से हमेशा गुजरेगी। मान लो ये एक और आई, ये निश्चित बिंदु से गुजरने वाली है। और ये जो निश्चित बिंदु मैं बार बार बोल रहा हूँ, अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो दर्पण से टकराकर एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है। किससे? मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु होता है, उस बिंदु से होकर गुजरती है सारी की सारी किरणें, प्रकाश किरणें, या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये बात मैंने जो अभी दूसरी बात कही है वो वास्तव में ये जो अभी है, ये हम जो बना रखे हैं ये अवतल है, अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण के साथ ऐसा नहीं होता। देखो वो भी समझो, फिर इसकी परिभाषा आपको बहुत महत्वपूर्ण है, समझ में आएगी। जो मैं अभी बता रहा हूँ वो क्या है। अभी मैंने ऐसा बनाया, ये क्या था, क्या नाम दिया इसे? मुख्य अक्ष नाम दिया। और यहाँ जो मैं P लिखूंगा इसे क्या नाम दिया? ध्रुव नाम दिया। क्योंकि अवतल में क्या होता है, भीतर की पृष्ठ लेपित होती है धातु से, बाहर की पृष्ठ होती है चमकीली। ठीक है। अब इसका जो, चूंकि आप ये भी नोट करो, इसका गोला इधर होगा, गोला इधर होगा, तो इसका जो सेंटर पॉइंट भी ये इधर ही होगा, C, जिसे क्या नाम दिया? वक्रता केंद्र नाम दिया। और P और C के बीच की दूरी को क्या नाम दिया? वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब चूंकि परावर्तक पृष्ठ तो इधर है, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें ऐसे आएगी। ये चित्र बुक्स में इधर भी इसका जस्ट ऐसे मिलता है, आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहे हैं। और ये टकराने के बाद इस तरह मुड़ के जाएगी। इसी तरह इधर से मान लो कोई प्रकाश की किरण आई और टकरा कर ऐसे चली गई। ऐसे में क्या ये प्रकाश की किरणें आपस में कहीं मिलेगी? नहीं, ये मिलेगी तो नहीं, लेकिन मिल सकती है। तो इसे क्या करते हैं? पीछे की ओर घुमाते हैं। ये जो किरण है इसे पीछे की ओर घुमाते हैं। ठीक है। तो जिस जगह ये प्रकाश की किरणें आपस में मिलती है या मिलती हुई, यहाँ मिलती नहीं है वास्तव में, इसलिए इन्हें डैश डैश रूप से, हमने केवल काल्पनिक रूप से रेखा को पीछे की ओर घुमाया, और जिस जगह ये मिली उस जगह को फोकस कहते हैं। यहाँ पर भी उसे फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ एक और नाम आ गया और वो है F। F बराबर होता है फोकस या मुख्य फोकस भी कह देते हैं। इसकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पूछी जाती है कि मुख्य फोकस या फोकस किसे कहते हैं। तो इसके लिए आपको परिभाषा कुछ ऐसे देनी है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से आ रही है, यहाँ पर भी देख लो चाहे यहाँ पर भी देख लो, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से परावर्तित हुई, इसी में है परिभाषा, दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर आकर मिलती है, या बस वो दूसरी लाइन यहाँ आएगी, या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ मिली नहीं है वास्तव में, आभासी रूप से है, यहाँ प्रतीत होती है, दिखाई देती है हमें कि मिल रही है, लेकिन वो मिलती नहीं है। यहाँ प्रतिबिंब आभासी होता है, इसलिए हम बोलते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हमने क्या कहा? अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को, मुख्य अक्ष पर जहाँ मिल रही है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। समझ में आ गई होगी मुख्य फोकस की परिभाषा। चलो, अब ये जो फोकस है F और ये जो ध्रुव है, इसके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी होती है। इसे मैं F और P है तो F और P लिख देता हूँ, F और P। F से लेकर ये जो P तक का जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, इसे फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं?
फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल f से दर्शाते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज़ आ गई आपके सामने कि ये जो दो दूरियां हमने देखी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, इनके बीच में एक बहुत ही प्यारा संबंध है। ये जो वक्रता त्रिज्या है इसे दर्शाते हैं r से। ये वक्रता त्रिज्या जो होती है r, वो वास्तव में इस फोकस दूरी की दुगनी होती है। बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। सीधे सीधे इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं और बहुत आसानी से आपको फोकस दूरी देंगे कि बताओ, मान लो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो बताइए उसका वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो आप बता सकते हो, जब ये 5 है 2 से गुणा कर दो तो कितनी हो जाएगी? दुगनी 10 हो जाएगी। तो बहुत आसानी से ये आपको संबंध अच्छी तरीके से याद रखना है कि ये जो वक्रता त्रिज्या है वो वास्तव में दुगनी होती है किसकी? फोकस दूरी की। स्मॉल f जो फोकस दूरी है उसकी दुगनी होती है। ठीक है, तो हमने इससे संबंधित जो कौन कौन से मुख्य बिंदु है जो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं वो मैंने बताया। क्या क्या? एक तो ये द्वारक होता है, इसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इस ध्रुव से एक जो सीधी x में एक जो रेखा खींच रहे हैं उसे मुख्य अक्ष कह रहे हैं। चूँकि ये एक बड़ा गोला होगा, उस गोले का केंद्र भी होगा, उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता दूरी कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और फोकस दूरी का दुगना होता है वक्रता त्रिज्या, या वक्रता त्रिज्या 2f के बराबर होती है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ जो है आपको इसकी चिन्ह परिपाटी समझना भी बहुत ज़रूरी है। इनमें चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्लस और माइनस का, वो आपको समझना है, जिसे साधारणतः अपने बुक्स में जो है इस तरह कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी बहुत आसान है। बहुत बार बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि चिन्ह हम कौन सा यूज़ करें, प्लस करें माइनस करें। तो बहुत आसान है, अगर आप गणित का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो तो ये आसानी से कर पाओगे। गणित का नॉलेज सिर्फ ये आपको याद रखना है, जब हम ग्राफ बनाते हैं गणित के 10th क्लास में जो हम ग्राफ बनाते हैं उसमें इसको प्लस एक्स दर्शाते हैं कि नहीं। ये जो एक्सिस है इसे प्लस एक्स दर्शाते हैं, इसके अपोजिट वाली जो है इसे क्या दर्शाते हैं? माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद ये जो लाइन खींच रहे हैं इसे हम किससे दर्शाते हैं? प्लस वाई से दर्शाते हैं कि नहीं। वाई एक्सिस है, नीचे है उसको किससे दर्शाते हैं? माइनस वाई से। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ काम आती है, बस समझना क्या है। जैसे अगर आप कोई किसी चीज़ को इधर दर्शा रहे हो, चाहे वो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हो या उसका जो इमेज बन रही है उसकी जो ऑब्जेक्ट मतलब बिंब रख रहे हो, यहाँ प्रतिबिंब रख रहे हो। मान लो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ये वाली साइड कैसी होगी? इधर वाली जो साइड है वो प्लस में होगी। क्या होगी? प्लस में होगी। ठीक है, अगर आप प्रतिबिंब इधर बना रहे हो या इधर वस्तु रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, उसे आपको प्लस में दर्शाना होगा। और अगर आप इधर यूज कर रहे हो तो इधर एक्स एक्सिस में वो क्या होगी? माइनस में होगी। क्या होगी? माइनस में होगी। ठीक है, दूसरी बात, हम ज़्यादातर बिम्स को ऐसे दर्शाते हैं ऊपर की ओर। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को यूं ऊपर की ओर लंबाई इसकी कितना बड़ा है या कितना छोटा है, जब उसकी बात करते हो, सीधा है या उल्टा है इसकी बात करते हो, तो ऊपर की ओर बात करते हो। अगर ऊपर की ओर बात कर रहे हो तब उसे हम प्लस से दर्शाएंगे। और अगर प्रतिबिंब मान लो ऐसे कुछ नीचे बन रहा है, चाहे इधर नीचे बन रहा है, कहाँ पर भी बने, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो नीचे जाते हैं तो वो कौन सा होता है? माइनस में होता है। वो कैसा होता है? माइनस में हो रहा है। तो अगर बात हम बिंदुओं की कर रहे हैं कि वो यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, तो अगर इससे इधर आ रहा है, हमेशा चिन्ह परिपाटी में केंद्र बिंदु किसको मानते हैं? ध्रुव को मानते हैं। उसका जो सेंटर पॉइंट है वो तो ध्रुव को मानते हैं, यानी कि ये वाला 0 पॉइंट हम पोल को मानते हैं। इस पोल से अगर हम इधर चल रहे हैं
ये वाली दूरियां नाप रहे हैं तो प्लस में नापेंगे, अगर इस पोल से हम इधर की दूरियां नाप रहे हैं तो माइनस में नापेंगे, इस पोल से अगर हम ऊपर की दूरियां नाप रहे हैं तो प्लस में नापेंगे, और अगर इस ध्रुव से अगर अब नीचे की और दूरियां नाप रहे हैं तो क्या नापेंगे, उसे माइनस में देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। इस बिंदु से इधर जाएंगे प्लस, इस बिंदु से इधर जाएंगे माइनस, इस बिंदु से ऊपर जाएंगे प्लस, इस बिंदु से नीचे जाएंगे माइनस। बस यही है। मान लो अब आपसे ऐसा पूछा जाए कि हम एक वस्तु को, एक ऑब्जेक्ट जिसे अभी आप बिंब कह दो या ऑब्जेक्ट कह दो, उस ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा है। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ P से अगर इसे नापूं, इससे लेके कितनी दूरी है, तो आप उस दूरी के, मान लो ये 15 निकलता है, तो ये केवल आप 15 नहीं लिखोगे, माइनस और लगाओगे क्योंकि इधर है। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि प्रतिबिंब यहाँ बना, तो इसको और इसको यहाँ से यहाँ तक दूरी नापूंगा, तब मैं दूरी नापूंगा प्लस में। क्या नापूंगा? प्लस में। अब मैं कहूँ ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है या कितना छोटा है, जब इसे नापूंगा स्केल लेकर, तब इसको किस में नापूंगा? प्लस में नापना है। अगर बिंब इसी के नीचे बन रहा है, मान लो जैसे सी पर बनता है, या बड़ा बनता है या छोटा, नीचे की ओर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, जब उल्टा बन रहा है तो आप वाई एक्सेस में गए माइनस वाली में, तब आप क्या करोगे? उसे माइनस में नापोगे। मान लो ये मुझे 8 सेंटीमीटर मिली, तो -8 लिखूंगा इसे। ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ ये वाला बात याद रखनी। और ये ग्राफ में हम यही यूज क्या करते हैं, जो ओ बिंदु हम यहाँ 0 लेते हैं, इधर आएंगे प्लस, उधर गए माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, तो ये है इसकी कार्तीय चिन्ह परिपाटी।